नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नोटबंदी में सैलरी क्राइसिस। जी हां, बैंक में खाता फुल लेकिन जेब में पैसे गुल। क्या यही डर आपको भी सता रहा है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नोटबंदी का 22वां दिन, लेकिन लाइनें लंबी लंबी लगी हुई हैं। बैंकों और एटीएम के सामने भीड़ लगी हुई है और सबसे ज्यादा टेंशन अब नौकरी पेशा लोगों को है। 8 नवंबर की रात जब प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, तब शायद किसी को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि हालत ऐसी हो जाएगी। नवंबर का महीना तो जैसे तैसे बीत गया, अब बारी दिसंबर की है। सैलरी हाथ में आने से ठीक एक दिन पहले बैंक और एटीएम खाली हैं और कतार में खड़े लोगों के होश गुम हैं। कल 1 दिसंबर है और सबकी सैलरी उनके खाते में जाएगी, लेकिन जो बैंक्स हैं उनके पास इनफ कैश नहीं है। हम इस वक्त हैं आईसीआईसीआई बैंक सीपी में और जैसे आपके देख सकते हैं कि बैंक ने एक बोर्ड डाल दिया है, कह रहे हैं कैश आउट, आज कोई विड्रॉल नहीं होगी। और यही सिचुएशन है हर बैंक में। दिल्ली के सबसे ज्यादा बैंक्स में अभी तक पैसे नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उनको बस 50% ही पैसे मिल रहे हैं जितने उनको चाहिए सारे कस्टमर्स को सर्व करने के लिए। किसी से बात करते हैं जो लाइन में खड़े हैं। सर, बैंक वालों ने आपने क्या दिया बोला है? बैंक वालों ने बोला कि जो अब तो कैश नहीं है, अब जो या तो चले जाओ। फिर हम लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बोला कि ठीक है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट हम दे देते हैं। 6-6 हज़ार की लिमिट उन्होंने बनाई है और वो लाइन में खड़े हुए हैं। ये भी जो पॉसिबल नहीं है कि जो नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक से लोग एक हफ्ते में 24,000 विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बैंक अभी बस 6,000 या 10,000 दे रहे हैं क्योंकि उनके पास इनफ कैश नहीं है। आज तो पैसों ने तारे दिखा दिए, लेकिन 1 दिसंबर को क्या होगा किसको पता। नया महीना शुरू होते ही जब नौकरी पेशा लोगों के खातों में पैसे गिरेंगे तो वो क्या करेंगे? खाते में बैलेंस तो होगा लेकिन हाथ खाली होंगे। कैश का टेंशन नया होगा। ये आप देख सकते हैं पीएनबी का ये जो सेंट जेवियर्स ब्रांच है, यहाँ पे हमें एटीएम में पैसे मिले हैं। और सबसे दिलचस्प हम कहेंगे कि एक एटीएम में, पूरे इलाके में सिर्फ एक एटीएम में पैसे हैं और लाइन अगर आप देखें तो कम से कम 50 लोगों की लाइन यहाँ पे लगी हुई है ताकि वो ये सैलरी के दिन में पैसे निकाल पाए। आज सुबह से ही काफी एटीएम या बैंक्स में घुमे हुए हैं और कोई भी एटीएम या बैंक्स में पैसे नहीं मिले हैं। 2-3 एटीएम तो मैं ढूंढा हूँ, पैसा नहीं मिला है। तो मैं जस्ट यहाँ से जब जा रहा था तो देखा यहाँ पे लंबा लाइन है, तो मैं लाइन में आ गया। तो आई थिंक कुछ अगर मिल जाता है तो अच्छा है। नोटबंदी के बाद पहली बार सैलरी नौकरी पेशा लोगों के खाते में आएगी। सरकार का असली इम्तिहान इसी समय होगा। आखिर इस नोटबंदी से क्या फर्क पड़ेगा, ये भी देखते हैं। 24,000 से ज्यादा अगर किसी की सैलरी है तो वो अपना पूरा पैसा एक बार में नहीं निकाल पाएंगे। सैलरी इस बार छोटे नोटों और 2,000 के नोटों में मिलेगी, लिहाजा बैंकों ने आरबीआई से ज्यादा कैश मांगा है ताकि नौकरी पेशा वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिन बैंकों में सैलरी और पेंशन अकाउंट ज्यादा हैं, उन्हें आरबीआई ने 20 से 30% ज्यादा कैश दिया है। पिछले 3 से 4 दिनों में कैश फ्लो में कमी की वजह भी सैलरी को ही बताया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के इलाहाबाद बैंक के मेन ब्रांच हजरतगंज में। हजरतगंज की इस ब्रांच में ज्यादातर लखनऊ के जितने पुलिस वाले हैं, ज्यादातर लोगों का अकाउंट यहाँ पर है। उसके अलावा सचिवालय के भी बहुत से लोगों का यहाँ पर अकाउंट है। हमारे साथ हैं बैंक के मैनेजर विनोद कुमार सक्सेना साहब। सक्सेना साहब, सबसे पहले ये बताइए कि सैलरी डे आ चुका है, आप कितनी आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? कोई सर, कोई चुनौती वाली बात नहीं है। जब से ये हुआ है 10 तारीख से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, न कल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने सारे अरेंजमेंट कर रखे हैं। हम लोगों को आइडिया है कितना पेमेंट हमको करना है। देश भर में करीब 2,18,000 एटीएम हैं। इनमें से 1,70,000 एटीएम को अपडेट कर दिया गया है। इन एटीएम से नए नोट निकलने लगे हैं। यहाँ बहुत ही एक क्रूशियल नोटिस लगाया है आईडीबीआई में, जिसमें लिखा है कि टिल वी रिसीव सफिशिएंट न्यू नोट्स फ्रॉम आरबीआई, कृपया हमें सहयोग करें। यानी पैसों की कमी है। अब तक कई ऐसे बैंक है जहां पैसे नहीं आ रहे। ये आईडीबीआई का हाल है। आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम बंद है, पैसा नहीं है। मशीन काम कर रहा है लेकिन अंदर पैसा नहीं है। सैलरी खाते में आती है तो खुशियां लेकर आती है, लेकिन नोटबंदी के बाद तो टेंशन लेकर आई है। अब देखना है कि सरकार इस टेंशन को बढ़ाती है या फिर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती है। आज तक ब्यूरो। सैलरी आने वाली है, बैंक का डिब्बा खाली है। जी हाँ,
मुश्किल यही समझ में नहीं आ रही। सरकार कह रही है कि 24,000 रुपए आप अपनी सैलरी से निकाल कर ले जा सकते हैं, लेकिन बैंक खाली है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में तो 2,000 रुपए भी निकालना मुश्किल हो रहा है। देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि बैंकों की हालत क्या है, क्योंकि हमने रियलिटी टेस्ट किया इन बैंकों के साथ। नोटबंदी के बाद अब पहली तारीख नजदीक आ चुकी है। पहली तारीख यानी तनख्वाह की तारीख। और सैलरी पाने वाले इस सप्ताह में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ने पूरी सैलरी बैंक से एक बार में निकालने की छूट नहीं दी है। वो लोग जिनकी सैलरी बैंक खाते में आती है, आरबीआई के नियमों के हिसाब से वो भी सप्ताह में केवल 24,000 रुपए तक ही निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी सैलरी 24,000 से ज्यादा है और उनकी सैलरी खाते में ट्रांसफर होती है, वो एक बार में पूरी सैलरी नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने निकासी की सीमा में विशेष छूट देने की घोषणा की है, लेकिन ये नियम खातों में आने वाली सैलरी पर लागू नहीं होते। नए नियम के तहत अगर कोई 29 नवंबर को बाद में वैध करेंसी यानी नए नोट जितने भी बैंक में जमा कराता है उतने ही निकाल भी सकता है। उस पर 24,000 रुपए की सीमा लागू नहीं होगी, यानी वो उससे भी ऊपर रकम निकाल सकता है। सवाल सैलरी का है और बवाल मचना भी लाजमी है, लेकिन एक सच ये भी है कि सरकार ने भले ही एक सप्ताह में 24,000 की सीमा तय की हुई है, लेकिन बैंकों की लाइन में लोगों को मिल रहा है ठन ठन गोपाल। आने वाली सैलरी तो बात की बात, अभी पुरानी सैलरी भी लोग अपने खातों से नहीं निकाल पा रहे। जो सैलरी है मेरे आई है उसको पैसा निकाल रहा हूँ। अभी तक अक्टूबर की सैलरी अभी तक नहीं निकाल पाया हूँ। तो अब तो इस महीने की सैलरी निकालने का वक्त आ गया, कैसे काम करेंगे? सर पिछले महीने की सैलरी निकली नहीं है तो मैं क्या करूँ? अभी तक हमें पूरी सैलरी नहीं मिल रही। अब क्या खिलाएं बच्चों को, आप ये बताओ। आज भी लाइन में लगो 3 घंटे, तब जाके भी मिलेगा। आखिर बैंकों की हकीकत क्या है? क्या लोगों को तय सीमा की रकम भी नहीं मिल रही? इसका सच जानने के लिए आज तक की टीम दिल्ली के महिपालपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में पहुंची। फिर जो सच सामने आया आप वो भी देखिए। आप मुझे बताएं कि बैंक में कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कितने दिन से बैंक आ रहे हैं? मैं स्टार्टिंग से आ रहा हूँ जिस दिन से ये रूल हुआ है। बट बैंक में कैश की प्रॉब्लम आ रही है डे 1 से ही। कितने दिन से आ रही है? एक 1.5 महीना हो गया। चक्कर काटते ना 8 तारीख 1.5 महीना 10 तारीख से 10 तारीख। हाँ, 9 ना छुट्टी कर दी ना, 8 ने एकदम सान है, एकदम ऐलान कर दिया। बीमार हैं? बीमार हूँ, बीपी हो रहा है। कैश को लेकर बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़े लोग घंटों इंतजार करने के बाद घर लौट जाते हैं। सरकार और आरबीआई कहती है कि 24,000 तक कैश निकाल सकते हैं और बैंक कहते हैं कि उनके पास कैश ही नहीं। अब सरकार और आरबीआई ही बताए जनता जाए कहां। रोशनी ठोकने के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। नहीं, सैलरी आने के बाद भी अगर आपकी जेब खाली है तो टेंशन मत लीजिए। हम आपको बताते हैं, एक्सपर्ट समझा रहे हैं कि अगर पैसे हाथ में नहीं भी हैं तो महीने का खर्च आप कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए, सैलरी का दिन है लेकिन कैश उतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। सरकार की तरफ से एक सीमा फिक्स है। बात करने के लिए हमारे साथ सीए अतुल माहेश्वरी मौजूद हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। क्या एडवाइस करेंगे आप लोगों को, चूंकि कैश एक सप्ताह में 24,000 से ज्यादा नहीं निकल सकता? इसमें ऐसा है कि लोगों को सबसे पहले जो है जो सैलरी वाले बंदे हैं उनको फिक्स्ड एक अपना जो उनका पैसा है वो अपने अकाउंट में आ जाए। अकाउंट में आने के बाद में उनको थोड़ा सा उसको विवेकपूर्ण ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक 24,000 का अभी जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है नियम, उससे ज़्यादा वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें ये करना चाहिए कि आजकल जो है ऑनलाइन अगर ट्रांसफ़र कर लें, वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पे वॉलेट्स, इनकी काफ़ी चलन है, काफ़ी एक्सेप्टेबली भी है। और इसमें जो है मैंने ये भी देखा है कि हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे दूध है, ग्रॉसरीज हैं, उसमें भी इसकी उपयोगिता बढ़ रही है, उसमें लेन देन जो है इसमें हो रहा है और लोग अब उसको खुल के एक्सेप्ट कर रहे हैं। माहेश्वर जी, एक और चीज है, सबसे ज्यादा जो एक बड़ा खर्चा होता है कैश का, वो हम दिल्ली की बात करें या कहीं की बात करें, किराए के रूप में होता है। रेंट जो है वो चलन ये है कि कैश में दिया जाता है, तो इसमें क्या एडवाइस हो सकती है?
देखिए, रेंट जो है वाकई में दिल्ली में जो है, दिल्ली या महानगर में है, आजकल एक बहुत बड़ा पार्ट सैलरी का रेंट के माध्यम से चले जाता है। और रेंट भी जो है आजकल जो मेन अभी था कि वो कैश में विड्रॉल करके और लैंडलॉर्ड को दे दिया जाता था। लेकिन मेरा अब एडवाइस ये है कि भाई लैंडलॉर्ड से आप या तो चेक में ट्रांसफ़र करिए या आप जो है उसको ऑनलाइन उनके उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पे वैलेट्स में भी जो है लैंडलॉर्ड एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये पेमेंट करने के बाद इसको हम चाहेंगे कि आप कैश को थोड़ा सा ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि कैश अगर आप इसमें इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके हो सकता है कि रोज़मर्रा के जीवन में कैश का जो अभी वो चल रहा है, कैश क्रंच जो चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आ सकती है। अच्छा, एक चीज और है, चूंकि सैलरी का दिन है और लोग जो हैं कैश निकालने के लिए जाहिर तौर पर कैश की जरूरत पड़ेगी, तो बैंकों में काफी भीड़ रहने वाली है, तो क्या इसमें भी कोई सजेशन हो सकता है कि कैसे वो इसको मैनेज करें? कैश में जो है बेसिकली कैश बैंक में, मेन बैंक में नहीं जाके एटीएम के द्वारा कैश का जो है विड्रॉल करें। उस आतंकी हमले की जो नगरोटा और चमलियाल में किया गया है, इससे पहले उरी, पठानकोट, इन तमाम जगहों को देखें तो इस साल तीसरा बहुत बड़ा आतंकी हमला था। वो तो हमारे सैनिकों ने जबरदस्त जांबाजी दिखाई, नहीं तो आतंकी पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये तस्वीरें दहशतगर्दों की काली करतूतों की कहानियां बयां कर रही हैं। नगरोटा आर्मी कैंप में गोलियों की आवाज थम चुकी है, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी है। चप्पे चप्पे पर सेना का पहरा है, हर हरकत पर नजर है। गोली बारूद से छलनी नगरोटा आर्मी कैंप के ऑफिसर्स मेस की दीवारें बता रही हैं कि आतंकवादियों ने किस तरह लोहा लिया हमारे जवानों से। नगरोटा आर्मी कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकवादियों को तो सेना ने मौत की नींद सुला दी, बची हैं तो उनकी लाशें, उनके असलहे और उनके बैग। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। यहाँ उर्दू में लिखी पर्चियां पड़ी हैं। इन पर्चियों में लिखा है अफजल गुरु के इंतकाम की एक और किस्त। तो क्या अफजल गुरु की मौत का बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने नगरोटा आर्मी कैंप को निशाना बनाया था? कम से कम ये पर्चियां तो यही बयां कर रही हैं। सेना में सूत्रों से मिली ये तस्वीर साफ दिखाती है किस तरह से आतंकवादियों के पास मिली पर्ची पे AGS यानी अफजल गुरु स्क्वाड साफ लिखा था। एक संकेत, एक संदेश जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी आका भारत को दे रहे हैं। उसमें गजवाए हिंद भी लिखा था, यानी जिस आदमी ने भारत की संसद पर हमले की साजिश में हिस्सा लिया, उसको जब भारत ने मौत की सजा दी तो पाकिस्तानी आतंकवादी अब उसका बदला ले रहे हैं। उसकी एक किश्त है। नगरोटा हमले में मारे गए आतंकियों के पास से वॉरलाइक स्टोर बरामद हुए हैं। वॉरलाइक स्टोर मतलब वो साजो सामान जिसे लेकर कोई सैनिक युद्ध पर जाता है, यानी कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने अपने इन गुर्गों को आर्मी कैंप में तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार करके भेजा था। इन आतंकवादियों के पास असॉल्ट राइफलें, लोडेड मैगजीन, हैंड ग्रेनेड समेत बड़ी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। तीनों आतंकी पीठ पर बंधे बैग में गोला बारूद भरकर लाए थे। ये आतंकी आर्मी कैंप के ऑफिसर्स मेस तक पहुंच गए, लेकिन सेना के जवानों ने लोहा लेते हुए इनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। उधर चमलियाल में बीएसएफ के काफिले पर हमला करने वाले आतंकी भी गोला बारूद से लैस थे और तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बीएसएफ ने इन आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इन आतंकियों के पास से क्या क्या साजो सामान बरामद हुआ है, उनकी भी जरा फहरिस्त देख लीजिए। 10 आईईडी, इनमें से 5 लिक्विड आईईडी, 1 जीपीएस, 1 मोबाइल, 2 मोटोरोला सेट और चार्जर, 1 बैटरी, 2 बड़े चाकू, 2 ड्रेसिंग रोल, 2 सिविल जैकेट, 3 बैग, 1 हेड गियर, 10 हैंड कैप प्लास्टिक, 1 लाइटर, 3 ग्लव्स और 5 ड्राई फ्रूट पैकेट्स। AK-47 3 मिली। AK-47 की 20 मैगजीन्स मिली। दे वर ऑल लोडेड। 517 राउंड्स थे उनके पास में एमुनिशन के।
कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म थी 2, रेडियो सेट्स थे 2, जीपीएस नंबर जीपीएस वाज देयर, लेकिन एक कोई लिक्विड भी मिला था बॉटल्स में। नगरोटा और चमलियाल में हमला करने वाले आतंकी पूरी तरह ट्रेंड थे। सेना और बीएसएफ ने यह भी माना है कि आतंकवादियों का निशाना ठीक था और उन्हें अच्छी तरह ट्रेनिंग देकर पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल किया गया था। लेकिन एक बात यह भी सच है कि इन आतंकवादियों को स्थानीय स्तर पर काफी मदद मिली थी, वरना ये इतने बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब नहीं हो पाते। नगरोटा से अश्विनी कुमार, आतिर खान और मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। घर में अगर जयचंद जैसे गद्दार हो तो बड़े बड़े शूरवीर भी पृथ्वीराज चौहान जैसे हार जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि आतंकी हमला इस वजह से सफल रहा, कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने मदद की, रेकी कराने में मदद की कि पूरे इलाके को देखें कहां से कैसे ऑफिसर्स मेस पर हमला करना है। इन्हीं गद्दारों ने उन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी भी वहां पर दिलवाई, सरहद से 30 किलोमीटर अंदर भी लेकर आए। देखें। दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गया। आर्मी कैंप पर पाकिस्तान से आए आतंकवादियों की गोलियां बरसी, लेकिन दहशत के इस खूनी खेल में दुश्मन के अलावा देश के गद्दारों की भूमिका कुछ कम नहीं थी। नगरोटा आर्मी कैंप पर इतने बड़े हमले को अंजाम देने में ये आतंकी कभी कामयाब नहीं हो पाते अगर इन्हें देश के भीतर बैठे गद्दारों की मदद नहीं मिलती। जी हाँ, इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन आतंकियों को स्थानीय स्तर पर भरपूर मदद मिली। आतंकवादियों के मारे जाने के बाद उनके पास से जो साजो सामान बरामद हुए, उनसे ये साफ हो गया कि स्थानीय लोगों ने इन आतंकवादियों की खूब आओ भगत की। उड़ी और पठानकोट के आतंकी हमले में मारे गए आतंकवादियों के पास से पाकिस्तानी साजो सामान मिला था, लेकिन नगरोटा आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में मारे गए आतंकियों से बरामद ज्यादातर सामान भारत का ही है। ये सबसे बड़ा सबूत है कि स्थानीय स्तर पर इन आतंकवादियों को मदद मुहैया कराई जा रही थी। सेना के इस इलाके में नगरोटा में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी परतों में सुरक्षा है, लेकिन आतंकवादियों को यह कैसे पता चला कि इस मिलिट्री स्टेशन में एक वो ऐसी जगह है जहां सुरक्षा कम है, कमजोर है। यानी उनको कोई स्थानीय आदमी ऐसा था जो उनकी मदद कर रहा था। लोकल सपोर्ट। कौन था वो लोकल सपोर्ट? किस तरह की मदद आतंकवादियों को मिली? क्या वर्दी उन्होंने भारत में ही सिलाई? क्योंकि लग ऐसा रहा है कि हथियार जो उनके पास थे वो तो पाकिस्तानी थे, लेकिन कुछ और सामग्री जो उनके पास थी वो भारत में ही निर्मित थी। लोकल सपोर्ट से ही आतंकवादी सरहद से 30 किलोमीटर दूर नगरोटा तक पहुंच गए। इस हमले के लिए आतंकवादियों ने 6 दिनों तक प्लानिंग की। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों ने सरहदी इलाकों में ही पुलिस की वर्दी सिलवाई। हमले से पहले आतंकवादियों ने सेना के कैंप की रेकी भी की। आतंकवादियों के पास से मिले पर्चे से आतंकवादियों का अफजल गुरु कनेक्शन भी सामने आया है। नगरोटा आर्मी कैंप NH1 के करीब ही है। इस रास्ते में हमेशा गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। माना जा रहा है कि इसका फायदा उठाकर ही आतंकवादियों ने यहाँ की रेकी की होगी, लेकिन बिना स्थानीय मदद के आतंकवादी यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। नगरोटा कैंट हमले के आतंकवादियों के पास वो सभी हथियार थे जो कि एक सेना के कमांडो को मुहैया किए जाते हैं। ये बात भी तय है कि उनको स्थानीय मदद मिली है। यदि कुछ गद्दार उनकी मदद नहीं करते तो वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते थे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ आतिर खान, नगरोटा, आज तक। नगरोटा के आतंकी हमले में 2 जांबाज अफसर, 5 सैनिक शहीद हुए हैं। लेकिन अगर इस पूरे वाकये को देखें, जिस तरह की ट्रेनिंग के साथ ये आतंकी आए थे, बड़े पैमाने पर वहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, बंधक संकट पैदा किया इन्होंने, पूरी ट्रेनिंग और पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन एक तो हमारे सैनिकों की जांबाजी, साथ ही उनकी जो पत्नियां वहां पर थी उनकी समझदारी। देखिए। सात हिंदुस्तानियों ने देश पर अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन देश पर आंच नहीं आने दी। पाकिस्तान के आतंक की गोलियों को हिंदुस्तान के 7 योद्धा अपने सीने पर झेल गए, लेकिन आतंकियों को भी बच के नहीं जाने दिया। आज देश 7 हिंदुस्तानियों के लिए गमज़दा है।
तो फक्र इस बात का भी है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान के आतंकियों की लाशें बिछी। आतंकियों के तमाम मंसूबे फेल हो गए। फिर पाकिस्तान भी नापाक लाशों को देख ले। हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की साजिश का हश्र ऐसा होता है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नगरोटा में आतंकी हमला हुआ और क्यों देश के 7 योद्धा वतन से अलविदा कह गए। 29 नवंबर की सुबह 5:30 बजे नगरोटा आर्मी यूनिट। आतंकी बेहद घातक प्लान के साथ नगरोटा आर्मी यूनिट में घुसते हैं। यह यूनिट सेना की 16वीं कोर के मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर है। आतंकी पुलिस की वर्दी में होते हैं। इसके बाद ये आतंकी फायरिंग करते हुए और ग्रेनेड फेंकते हुए आर्मी यूनिट के ऑफिसर्स मेस में घुस जाते हैं। सेना के जवान मोर्चा संभाल पाते कि शुरुआती एनकाउंटर में 1 अफसर और 3 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आतंकी पास के 2 मकानों में घुसते हैं। हम आपको बता दें कि इन मकानों में आर्मी ऑफिसर्स और उनके परिवार मौजूद थे। आतंकियों ने बंधक बनाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि यहां 2 आर्मी अफसरों की पत्नियों ने बड़े बंधक संकट को टाल दिया। दोनों ने घर के दरवाजों पर भारी भारी सामान लगा दिया, जिससे आतंकी अंदर नहीं घुस पाए। उस वक्त 2 मकानों में 16 लोग मौजूद थे। इतने में सेना ने मोर्चा संभाल लिया और आतंकियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मकानों से 12 जवानों समेत 2 बच्चों और 2 महिलाओं को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। अब आतंकी पूरी तरह से घिर चुके थे। जिन मकानों से 16 लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, उसी ऑपरेशन के दौरान सेना के एक मेजर कुणाल और 2 जवान शहीद हो गए। 3 उग्रवादी जो कि हेविली आर्म्ड थे, पुलिस वर्दी में थे, वो तीनों उग्रवादी जो थे फायरिंग करते हुए, ग्रेनेड फेंकते हुए हमारे एक शिविर में घुसे और इनिशियल कांटेक्ट जो हमारी क्यूआरटी ने एस्टैब्लिश किया, उस कांटेक्ट में हमारा एक बहादुर अफसर और 3 जवान जो है वो शहीद हो गए। ये उग्रवादी जो थे एक ऑफिसर मेस बिल्डिंग के पास में जो कॉम्प्लेक्स है, जो बिल्डिंग्स के अंदर ये उग्रवादी घुस गए। उन बिल्डिंग्स के अंदर 12 जवान और 2 लेडीज, 2 औरतें और 2 बच्चे थे। एक हॉस्टल लाइक सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो गई। उस सिचुएशन को अवर्ट किया गया बहुत सक्सेसफुली, बहुत बहादुरी से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। उस ऑपरेशन के दौरान हमारा एक बहादुर अफसर जो है और 2 जवान है वो शहीद हो गए। टोटल हमारे 2 अफसर और 5 जवान जो है वो शहीद हुए हैं। 33 साल के मेजर कुणाल गोसावी महाराष्ट्र के पंढरपुर के रहने वाले थे। मेजर की जांबाजी और 2 जवानों की वीरता ने आतंकियों को उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने दिया। सवाल पाकिस्तान की फितरत का है जो बदलती नहीं है। इस साल की शुरुआत पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के साथ पाकिस्तान ने किया था। उसके बाद उड़ी में आतंकी हमला हुआ जिसमें 19 जवान हमारे शहीद हुए थे और अब एक बार फिर से नगरोटा में आर्मी कैंप पर यह हमला। कुल मिलाकर सवाल यही है कि पाकिस्तान की नीयत और फितरत बदलती नहीं है तो क्या अगले सर्जिकल स्ट्राइक का अब इंतजार कर रहा है पाकिस्तान? धमाकों, गोलीबारी की आवाजें, जमींदोज होती पाकिस्तान की पोस्टें। ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज तक को मिले इस वीडियो में भारतीय सेना पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह कर रही है। सूत्रों की माने तो ये वो पोस्टें हैं जहां से पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को कवर फायर देती है। लिहाजा भारतीय सेना ने धुएं के गुबार के बीच इन पोस्टों को धूल में मिला दिया। पाकिस्तान की इन तबाह हुई पोस्टों में सोकर पोस्ट और ढकनी पोस्ट शामिल है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसकी जानकारी तो हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन इससे इतना तो साफ हो जाता है कि भारतीय सेना अपने जवानों की शहादत जाया नहीं जाने देने वाली, क्योंकि नगरोटा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पहले भी हर बार आतंकियों की आड़ में छुपकर वार करता रहा है।
2 जनवरी 2016 पठानकोट के एयरबेस पर आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। 18 सितंबर 2016 उरी के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 19 जवान शहीद। 29 नवंबर 2016 नगरोटा में आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 7 जवान शहीद। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।